हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इज आल्सो कवर्ड, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। पूरा सीबीएसई एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सब कराएंगे हम। ठीक है, ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा कवर कर सके, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा चार्ज कर सके। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, मैं बोलूंगा, ठीक है, और पूरा नहीं लिखूंगा, बोलूंगा, आप अगर लिखना चाहते हो सुन के लिख सकते हो। 50 एम्पियर मीटर ध्रुव प्राबल्य के उत्तरी ध्रुव और कितना दे दिया? 50 एम्पियर मीटर के उत्तरी ध्रुव, 50 एम्पियर मीटर का ध्रुव प्राबल्य का उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और 100 एम्पियर मीटर का दक्षिणी ध्रुव वायु में एक दूसरे से 100 एम्पियर मीटर का, ये 100 कर देते हैं इसको, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वायु में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और बोलता है मुझे डियर स्टूडेंट कि उनके मध्य लगने वाली बल की गणना कीजिए। एक, यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल का मान कितना हो जाएगा? इसको बाद में देख लेंगे, पहले उस बल की गणना कर लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन लिए हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले कनेक्ट करना पड़ता है भाई। डायरेक्ट फर्स्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दोगे ना तो फिर बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। चल देखते हैं, तो क्या दे दिया हमको? ये दे दिया M1, ये दे दिया M2, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है। तो हम सबको पता है, दिया है गिवन M1 इज इक्वल टू 50 एम्पियर मीटर एंड M2 इज इक्वल टू 100 एम्पियर मीटर एंड डिस्टेंस D इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। हो गया। अब हमारा जो बल, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बल है, फोर्स है, उसका वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता भाई? अब बता दो भाई, इसका वैल्यू तो सबको पता होगा यार, 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, M1 का वैल्यू हमको दे रखा है 50 दे रखा है, M2 का वैल्यू दे रखा है 100 दे रखा है, और D का वैल्यू दे रखा है मुझे 0.1 का होल स्क्वायर दे रखा है। इतना क्लियर है कि नहीं है? अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देख लो यार, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बटे में आ जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻1 कर दिया मैं। अब F इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके चले जाओ, 10⁻7 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 मल्टीप्लाई, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 10⁻2, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 ठो घटा दो इसमें से, 10⁻2 मल्टीप्लाई 5। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा बल, जो लगने वाली बल है वो लिख सकते हो आप 0.05 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, क्या कि बल की यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो बल का मान कितना होगा? इसको मत जाओ, इस पे मत जाइए। ठीक है, आप लोगों को पता है बल, फोर्स और हमारे डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है। अगर सबको बाकी को कांस्टेंट मान लें तो इनमें जो है रिलेशन ऐसा है। अब बोल रहा है कि उसके बीच की दूरी को दुगनी कर दें तो बल पे क्या इफेक्ट होगा? चलो एक काम करते हैं, उसकी बल F' हो जाएगी, ठीक है, और उसका हमारा, इसको क्या कर रहे हैं? दुगनी कर रहे हैं, तो 2D² हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब F क्या करोगे? F डिवाइडेड बाई F' कर दो यार, ये तो ये हो जाएगा हम लोग को 1/D², और ये चला जाएगा ऊपर, 2 2 हो जाएगा, सॉरी इसमें रहेगा ना, 2 2 हो जाएगा 4D² डिवाइडेड बाई 1, तो D² से D² कट गया, तो F इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4F' हो गया। ठीक है, और उसका नया वाला बल कितना हो जाएगा? तो नए वाले बल को निकालना है तो इसको इधर भेज दो, इसको भेज दो इधर, तो 1/4F दैट इज इक्वल टू F'। मतलब
उसके दूरी को दुगनी करने पर उसका जो बल है वह 1/4 हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज दे आर इन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वे जो है व्युत्क्रमानुपाती में है, तो इसको बढ़ाने से ये घटेगी। और इसको देख लीजिए, स्क्वायर में है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। दो गुना बढ़ाओगे तो ये 4 गुना कम होगी। अगर 4 गुना बढ़ाओगे तो 4 चौक 16 गुना कम हुई। अगर 8 दे देता तो 8 64 64 टाइम्स लेस हो जाता। समझ में आ रहा है। चलिए, इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है मुझे, सिमिलरली उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? यदि दो समान ध्रुवों में से प्रत्येक का ध्रुव प्राबल्य 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना, एवं उनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, आप लिख सकते हो, लिखने से ज्यादा समझ में आता है, आधी कर दी जाए, तो दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल किस प्रकार परिवर्तित होगा? ठीक है, तो माना कि लगने वाला बल जो है F इज इक्वल टू, हम लोग सपोज कर लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब दोनों का जो ध्रुव प्राबल्य है वो एक समान है, तो ध्रुव प्राबल्य एक समान है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और m इक्वल हो गया तो m स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन अप्लाइड बोल रहे हैं क्या, कि यदि दो समान ध्रुवों में से प्रत्येक का ध्रुव प्राबल्य 2 गुना, प्रत्येक का 2 गुना, समान है लेकिन 2 गुना, ठीक है, तो हमारा प्रश्नानुसार क्या है कि m1 इज इक्वल टू 2m एंड m2 इज इक्वल टू आल्सो 2m, दुगुना कर दिए और समान है, ठीक है, दुगुना कर दिए, एवं उनके मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है d, उसको हमने क्या कर दिया, आधी कर दिया, ऐसा कर दिया। तो नए लगने वाले जो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो भाई जो लगने वाला बल है, सपोज एफ डेफ है, मानना कि एफ डेफ है, लिख लीजिएगा, लगने वाला बल एफ डेस है, तब इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है ना। अब आप क्या रखोगे, m1 की जगह में क्या रख देंगे, 2m रख देंगे, m2 की जगह में क्या रख देंगे, 2m रख देंगे, डिवाइडेड बाई d की जगह में क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट, d/2 रख देंगे, और पूरे का होल स्क्वायर रख देंगे। तो f डैश दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4। इसको जब 4 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 4 ज़ा 16 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एक चीज आप सबको दिख रहा होगा, 16 को कॉमन निकाल ले, तो 16 को जब कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये किसी से रिलेट कर रहा है, देखो कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो f डैश दैट इज इक्वल टू 16, इसको f रख दीजिए, वैल्यू को समीकरण नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो हमारा जो नया लगने वाला जो बल है, अगर हम उसके ध्रुव प्राबल्य को दुगना करते हैं और उनके बीच की दूरी को आधी करते हैं, तो लगने वाला जो नया बल है वह पुराने बल का 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? 16 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आप टेंशन ना लें, मैं पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा, बट थोड़ा सा आपको चार्ज अप कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा या पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप थोड़ा सी स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। दो सजातीय ध्रुव प्राबल्यों का अनुपात 1:4 है। दो सजातीय, ठीक है, दोनों में समान चार्ज है। सजातीय मतलब नॉर्थ है और साउथ हो सकता है, का अनुपात 1:4 है। उनके बीच की दूरी 3 मीटर है। दोनों के मध्य वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा इस प्रकार हमारा दो चुंबक है, मैग्नेट है, ये ज़्यादा बड़ा बन गया मैग्नेट, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार, ओके। और इनके बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर है, ठीक। और इनका जो अनुपात दे रखा है, ध्रुव प्राबल्यों का अनुपात रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि उसका वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब रेशियो दे रखा है, सपोज m1 m2 दे रखा है, तो m1 m2 का रेशियो दे रखा है, मतलब
कितना दे रखा है रेशियो हमको 1:4 दे रखा है, ये दे रखा है। इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि M1 का मान 1 है और M2 का मान 4 है, ये कभी नहीं होता है यार, नहीं होता है। उसका गुणज होता है मेरे भाई, गुणज होता है, गुणज होता है, समझ में आया। अब ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी और मतलब उसका जल और धरातल मतलब भूमि का अनुपात हम सबको पता है कितना है। अगर ऐसा बोले कि धरती और जल का अनुपात कितना है पृथ्वी में, तो एक अनुपात कितना है आपका 3 है, 1:3 है कि नहीं है। अगर इस प्रकार आपका पूरी पृथ्वी है तो इस प्रकार यदि हम इसको छोड़ दें, मतलब जल वाले भाग को छोड़ दें और मैं धरती वाले भाग को रंग दूं ऐसा इस प्रकार, तो ये क्या हुआ 1 और 1 2 3, एक अनुपात 3 है कि नहीं है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मतलब आप कैसे समझते हो इसको, इसका यूनिट में जो होगा कुछ है ना भाई, ऐसा कुछ है यार, ऐसा कुछ। सपोज मैं और मेरे पिताजी का उम्र का जो अनुपात है, मेरे और मेरे पिताजी की उम्र का अनुपात है, या मेरे पिताजी और मेरे उम्र का अनुपात है 1:2, मतलब मेरे और मेरे पिताजी का उम्र का अनुपात 1:2 है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 साल का हूँ, मेरे पिताजी 2 साल के हैं ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हो सकता है, देखो अगर मैं इसमें 20 का गुणा करूँ 20, तो मेरे पिताजी का एज कितना हो जाएगा 40, अर्थात ये पॉसिबल है कि मैं 20 साल का हूँ तो मेरे पिताजी 40 साल के हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 मेरी एज है, तो मेरे पिताजी का एज कितना हो जाएगा 50 एज हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा जब भी देता है अनुपात तो आपको क्या करना चाहिए, गुणज के फॉर्म में लिखना चाहिए उसको, गुणज के फॉर्म में। मतलब 1:4 दे रखा है, मतलब 1x, क्योंकि हमको गुणज तो पता नहीं कितना है, तो 1x मान लो और 4x मान लो, ठीक है। तो हमको दे रखा है अनुपात, दे रखा है 1:4 दिया है M1 M2 दिया है M1:M2 दैट इज इक्वल टू 1:4, ठीक है। अर्थात ऐसा लिख सकते हो आप M1 बराबर x एंड M2 बराबर 4x, ये होता है रेशियो जी, ये होता है रेशियो, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए इस प्रकार लिखा जाता है। अब इनका बीच में हमको एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, सपोज मैं यहां ले लेता हूं P, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जहां पर उसका क्या चीज शून्य है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य है। तो यहां पे सपोज करते हैं, माना कि किसी एक से, एक ध्रुव प्राबल्य से, सपोज करते हैं M1 से a दूरी पर बिंदु P पर क्या है, क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो इस कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, शून्य है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ की दूरी a है, सपोज कर लिया मैंने a है, a पर शून्य है, तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी 3 - a हो जाएगी। अब क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे बता दो आप। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0/4π m/d², होता है कि नहीं होता है, m/d², वेयर m इज आपका ध्रुव प्राबल्य होता है। तो b इज हो जाएगा डियर स्टूडेंट μ0/4π, ठीक है। और m सपोज पहले के लिए है, m1 के लिए है, तब की बात है। तो m1 की जगह हमको दे रखा है x डिवाइडेड बाई d का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए दूरी कितना दे रखी है a, तो a² हो गया। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसी प्रकार दूसरे के लिए हो जाएगा b2 इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक है, m2 डिवाइडेड बाई d², देन b2 इज इक्वल टू μ0/4π, और m2 के प्लेस पे रख देंगे हम लोग 4x डिवाइडेड बाई 3 - a का होल स्क्वायर, ठीक है। और बोलता है कि शून्य होती है, तीव्रता शून्य होती है। तो तीव्रता शून्य होगी कौन से बिंदु पर, उन दोनों के, तो वहां पर हमारा जो दोनों का इंटेंसिटी होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो वहां पर हमारा शून्य हो जाता है, दोनों की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो सपोज करते हैं हम लोग, सपोज नहीं करते हैं, b1 इज इक्वल टू b2 पर तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जहां पर दोनों की तीव्रता समान है, तीव्रता शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बता दीजिए मुझे, μ0/4π हो जाएगा और x डिवाइडेड बाई a² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π एंड 4x डिवाइडेड बाई 3 - a का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं।
अब आप देखिए 4 म्यू नॉट से म्यू नॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा 1/a² दैट इज इक्वल टू 1/3, सॉरी यहाँ पे 4 भी है, 3 - a का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, तो 3 3 = 9 प्लस a² माइनस 3 2 = 6a दैट इज इक्वल टू 4a²। ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया, मैं क्या किया इसको देखिए a - b के फॉर्म में ओपन कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, आ गया। तो ये a² से a² इधर इसको भेज दीजिए, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 5a² दैट इज इक्वल टू, और उसको इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए, इसको जब इधर लेके जाऊंगा तो 4 में से a चला जाएगा, हो जाएगा 3a², ठीक। इसको जब इधर लेके आऊंगा तो प्लस 6a हो जाएगा, और इसको जब इधर लेके आऊंगा तो -9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखिए, इधर मिटा देते हैं हम लोग। वहां तक आपको सबको दिख रहा है अच्छे से, वेरी गुड। तो 3 कॉमन निकाल लीजिए सब में से, तो ये बन जाएगा a² माइनस प्लस है 2a और माइनस हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें, इसको पार्टीशन कर दो आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं, a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सही किया यार, बिल्कुल सही है। a कॉमन निकाल लेंगे तो a + 3 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो a + 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट a - 1 और a + 3 दैट इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -3। तो दूरी तो ऋणात्मक हो नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। देन ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 3 मीटर में, तो यार इसके 3 मीटर में, दोनों के बीच की दूरी ही 3 मीटर है, तो और इसके 3 मीटर, इससे 3 मीटर में यहाँ और इसके 3 मीटर में यहाँ, तो मतलब हमको तो एक ही बिंदु चाहिए ना भाई। तो दो बिंदु कैसे प्राप्त होंगे आपको, नहीं ना होंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 में हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर हमारा जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये बिंदु P, इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से इसकी दूरी कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। मतलब एक से उसकी दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, एक से हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है हमको, क्या है क्वेश्चन, एक छोटा दंड चुंबक है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग कैसे बनाना है इसको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज करते हैं ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसका वैल्यू मुझे दे रखा है b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.25 टेस्ला, 0.25 टी मीन्स टेस्ला, ठीक है, टेस्ला दे रखा है। और इस पर एक छोटा दंड चुंबक को इस प्रकार रखा गया है कि यह 30 अंश का कोण आंतरित करता है, कितना, 30 का। ओके, मतलब हमको b इज इक्वल टू दे रखा है 0.25 टेस्ला, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री एंड हमको एक चीज और दे रखा है, वो है टॉर्क का दे रखा है, लगने वाला बल आघूर्ण का वैल्यू दे रखा है 4.5 × 10⁻², 4.5 × 10⁻² जूल। और हमको ज्ञात करना क्या है, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए आप सबको पता है, हम 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। उसकी प्रभावकारी लंबाई गुणित एक ध्रुव प्राबल्य, और यदि वो धारा लूप है या परिनालिका है, ठीक है, सोलोनाइड है, तो उस केस में हमारा हो जाता है NAI, नंबर ऑफ टर्म्स क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई करेंट। ओके, तो यहाँ पे हमको तो करेंट और नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह नहीं दिए रखा है यार, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम सब जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट MB sin थीटा होता है कि नहीं होता है। नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के प्ले लिस्ट में पढ़ लो, मेरे भैया पढ़ा चुका हूँ मैं पूरा कंप्लीट। तो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का वैल्यू दे रखा मुझे 4.5 × 10⁻² दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई आपका 0.25, ठीक है, और साइन आपका थीटा का वैल्यू दे रखा 30, ठीक है। तो 4.5 × 10⁻² दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 0.25
और साइन 30 का वैल्यू होता है क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाएगा सीधा सीधा। 45 दूनी 90, तो ये पॉइंट लगा दीजिए, जीरो के पास पॉइंट लगा दीजिए तो 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻², डिवाइडेड बाई इन सबको नीचे के लिए आइए इसको, तो ये आ जाएगा 0.25 आ गया, दैट इज इक्वल टू m। अब इसको सॉल्व करो यार, सॉल्व करो, और क्या है, सॉल्व करें, ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। कैसे करेंगे, ये देखिए 9 मल्टीप्लाई, इसको एक काम करिए, क्या लिख दीजिए 10⁻² मल्टीप्लाई, इस दोनों डेसिमल को हटा दो तो 100 लग जाएगा और नीचे में आ जाएगा 25, 25 चौक 100, ठीक है, और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 9 चौक 36, 36 मल्टीप्लाई, ये है 10⁻², और m का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये देखो आप 2l मल्टीप्लाई q m नहीं m, ध्रुव प्राबल्य गुणित लंबाई, तो लंबाई का हो गया मीटर और ध्रुव प्राबल्य का होता है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट कि चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स वाला छोटा छड़ चुंबक, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण हमको दे रखा है m इज इक्वल टू 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। मतलब ये टेस्ला दे रखा, मतलब ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, ठीक है, के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि वह छड़ चुंबक के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, पूरा रोटेट कर सकता है, सपोज करो ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर रखा हुआ है, तो वो जो छड़ चुंबक है वो चारों तरफ क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इस प्रकार रोटेट कर सकता है, ऐसा वो घूम सकता है, ठीक है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको पूछता है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा, प्रत्येक स्थिति में चुंबक का स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए, ठीक है, किस विन्यास में स्थायी संतुलन व अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या बताना है, स्थितिज ऊर्जा का जो है मान बताना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप यदि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। स्थायी और अस्थायी संतुलन क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है ना डियर स्टूडेंट, ये अगर चुंबक आपका, सपोज करो ये चुंबक आपका इस प्रकार रखा है, तो ये कोई स्थायी संतुलन नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, ये रोटेट होकर के फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। एक दूसरा 90 डिग्री को, ये 45 है, 90 को हम लोग इसका मानक अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो किस अवस्था में संतुलित रहेगा, ये सीधा जीरो में ही संतुलित रहेगा, जीरो में ही क्या रहेगा, संतुलित रहता है, संतुलन की स्थिति में रहता है, वो इधर उधर रोटेट नहीं करता। और स्थायी संतुलन में रहता है। अस्थायी संतुलन में कब रहता है, संतुलन में है लेकिन अस्थायी है, वो रहता है आपका इसके जीरो के अपोजिट। तो जीरो के अपोजिट क्या होता है, जीरो के अपोजिट होता है, यहाँ पे अगर जीरो एंगल बनता है तो इधर बनता है 180, जस्ट उसके उल्टा में वो क्या रहेगा, अस्थायी संतुलन में रहता है। तो ये दो चीज एंगल आपको मिल गया, ठीक है। और हमें कुछ वैल्यू दे रखे हैं और आपको, ठीक है। तो स्थायी संतुलन के लिए हमारा हो जाएगा, स्थायी संतुलन के लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। एवं स्थितिज ऊर्जा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा स्टूडेंट u इज इक्वल टू -mb cos थीटा। सबको पता है फॉर्मूला, सबको पता है फॉर्मूला। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, m का वैल्यू हमको दे रखा है 0.32 मल्टीप्लाई, b का वैल्यू दे रखा है 0.15, ठीक है, मल्टीप्लाई cos थीटा का वैल्यू है 0। अब cos 0 का वैल्यू होता है 1 होता है, तो -0.32 मल्टीप्लाई 0.15 और ये हो गया 1, सबको पता है। तो इसका मल्टीप्लाई बस करना है यार, ठीक है। तो क्या कीजिए, इस माइनस को फिलहाल हटा दीजिए। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 का शून्य, हासिल 3, कैरी 3, 15 3 45,
45 और ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? 5 15 2 ज़ा 30 30 0 कैरी 3 15 3 ज़ा 45 45 और 3 48, ठीक है। देन 1 2 3 4 1 2 3 एंड ये और ये 4 0 पॉइंट क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 0.048 आ जाएगा। अब इसको चाहो आप तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कैसा 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, ठीक है। 4.8 मैं डेसिमल को 2 प्लेस इधर कर दिया तो डेसिमल 2 प्लेस होगा तो 10 टू द पावर -2 लग जाएगा। अगर इतना दूर करोगे मतलब 48 लिखोगे तो ये 10 टू द पावर -3 कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा। और एनर्जी का जो है यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा सबका क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए और अच्छा अभी तो ये बचा हुआ है ना, इसका सेकेंड टर्म से बचा हुआ है अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन थीटा बराबर 180 पर अस्थायी संतुलन में होता है। क्या होता है? अस्थायी संतुलन में होता है, संतुलन में होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? स्टैटिक एनर्जी बताइए मुझे। ये देखिए U इज इक्वल टू -mb cos थीटा से ले लेंगे हम लोग तो U इज इक्वल टू हो जाएगा -0.32। अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा जी, ठीक है। 0.32 मल्टीप्लाई B का वैल्यू दे रखा मुझे 0.15 मल्टीप्लाई cos 180। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है? अरे इधर देख लो ना मेरे भाई, क्या होता है? cos यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इधर ऐसे इस प्रकार चलता है, ठीक है। इस प्रकार चलता है cos। तो ये होता है पिक वैल्यू +1, ये होता है पिक वैल्यू -1 नीचे का, ठीक है। तो मतलब 0 पर ये होता है 0 पर होता है 1, 0 पर 1 और ये जब 90 चला तो 90 पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। cos 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है और सॉरी cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। cos 0 इज इक्वल टू 1, 0 पर 1 है, 90 पर ये हो जाता है आपका 0 और 90 चलोगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है -1, ठीक है। और इधर चलोगे तो यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ आओगे तो फिर 1 +1, यहाँ फिर से आओगे तो फिर 0 हो जाता है, ठीक है। मैं अभी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा नहीं तो इन सब चीज़ों को एकदम बेहतरीन से क्लियर करा देता आपको। तो ये हो जाएगा हम लोगों का U इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा तो माइनस पॉजिटिव हो गया और सीधा ला के इसी को पटक दीजिए। क्यों आप मेहनत करना चाहते हो? 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 करो भैया, मेहनत करो यार, क्यों मेहनत नहीं करोगे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।